हेलो फ्रेंड्स, 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ करते हुए अमित शाह ने दावा किया था कि निवेशकों को 45 दिन के भीतर उनके निवेश का अमाउंट को रिफंड कर दिया जाएगा। ऐसे में निवेशकों के बीच यह एक आशा की किरण जगी थी कि अब उनका डूबा हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। जैसे जैसे यह समय बीता, लोगों को इस पोर्टल की सच्चाई पता चलती चली गई। आज के समय में लगभग 90% जिन निवेशकों ने क्लेम किया है और जिनका 45 दिन पूरा हो चुका है, उनमें से 90% लोगों को क्लेम का अमाउंट अभी नहीं मिला है, रिफंड का अमाउंट नहीं मिला है। कुछ लोगों को 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में आए हैं, लेकिन ज़्यादातर अधिकांश लोगों को एक मैसेज उनके मोबाइल पर आ रहा है और वो मैसेज है डिफिशियंसी का। मतलब उन्होंने जो क्लेम किया है, उनके क्लेम के उनके दावे में कुछ कमी है, कुछ गलतियां हैं, जिस डिफिशियंसी के चलते उनके क्लेम को या तो अंडर प्रोसेस में रखा जा रहा है या फिर रिजेक्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, जिन लोगों को डिफिशियंसी का मैसेज आया है, अब वो लोग क्या करेंगे कि उनका क्लेम का अमाउंट, उनका रिफंड उनको मिलेगा। आज का यह वीडियो मैंने विशेष रूप से इसी को लेकर बनाया है। साथ ही साथ मैं कुछ उन सवालों के भी जवाब दूंगा जो पिछले कुछ दिनों से निवेशकों ने सवाल कर करके पूछा है कि इसका क्या जवाब होगा, इसको किस तरह से करें। आज के समय में जो परिस्थितियां बन रही है, ये जो पोर्टल निवेशकों की सहायता के लिए खोला गया था, लेकिन अब इसको देखते हुए लग रहा है कि यह पोर्टल सहायता के लिए नहीं बल्कि समस्या खड़ी करने के लिए खोला गया था। प्रतिदिन कोई ना कोई समस्या इस पोर्टल के द्वारा खड़ी की जा रही है, जिसका निराकरण ना तो निवेशकों के पास है और ना ही किसी और के पास। जब भी कुछ समस्या आती है, पोर्टल सीधे रिजेक्ट कर दे रहा है या फिर अंडर प्रोसेस कर दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि पोर्टल के द्वारा कोई असिस्टेंस, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो ऐसे में यह आज के समय में लगता है कि यह पोर्टल एक तरह से निवेशकों के साथ एक छलावा साबित हो रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से डिफिशियंसी वाले जो मैसेज हैं उनको लेकर क्या करना है, नहीं करना है, साथ ही साथ सहारा क्यूशॉप रियल एस्टेट, सहारा हाउसिंग वालों के लिए जो लेटेस्ट अपडेट है उसको लेकर भी बात करूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका आधार कार्ड और बॉन्ड में नेम मिसमैच है, उनको क्या करना है। इसके अलावा कुछ लोगों ने सवाल करके पूछा है कि उनका कुछ बॉन्ड अप्लाई करते समय छूट गया है, अब क्या हम लोग कर सकते हैं, उसको लेकर मैं बताऊंगा कि अब आपको क्या करना है। इसके अलावा कुछ लोगों ने पूछा है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है, उसका मैं जवाब दूंगा। डेथ क्लेम वालों के लिए भी बहुत सारा सवाल है कि डेथ क्लेम वाले किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी मैं कोशिश करूंगा कि सवालों का जवाब दे सकूं। साथ ही साथ कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट भरना है कि डिपॉजिट अमाउंट, उस पर भी कुछ चर्चा कर लेंगे। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो मैच्योर्ड नहीं हुआ है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में मैं बताऊंगा कि नेपाल के जो नागरिक हैं वो अभी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ये डिफिशियंसी का मैसेज आ रहा है उसका क्या सॉल्यूशन है। दोस्तों, इसको लेकर मैंने अभी 2 दिन पहले ही एक बड़ा वीडियो बनाया है जिसमें सिर्फ मैंने डिफिशियंसी की चर्चा की है। आप मेरे इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अगर डिफिशियंसी का मैसेज आया है तब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, इस रिफंड पोर्टल पर जाइए, वहाँ पर जो जमाकर्ता का जो लॉगिन है
रजिस्ट्रेशन नहीं, उसके जो बगल वाला जो बॉक्स है लॉगिन वाला है उसको खोलिए। उसको खोलिएगा तो देखिए मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा कि देखिए क्या लिखा हुआ है। उसको खोलिएगा तो नीचे में देखिए, एकदम नीचे चले जाइए, उसमें लिखा हुआ है कि जमाकर्ताओं का जो निवेश था उसमें से 10,000 रुपया उनको रिफंड किया जा रहा है, जिन लोगों का दावा सही पाया गया है। और जिन लोगों के दावों में थोड़ी भी त्रुटि पाई गई है उनको अभी फ़िलहाल डिफिशेंसी का मैसेज दिया जा रहा है, या तो अंडर प्रोसेस रखा जा रहा है या नहीं तो रिजेक्ट किया जा रहा है। और उन्हें अगर डिफिशेंसी का मैसेज आया है तब उनके लिए पोर्टल पर, जिस दिन ये मैसेज आया है उसके बाद पोर्टल पर 30 दिन के बाद एक लिंक जनरेट किया जाएगा और उस लिंक पर वो लोग क्लिक करके फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ एक सवाल आता है कि जो डिफिशेंसी का जो मैसेज है हम कैसे जानेंगे कि हमारा क्या डिफिशेंसी है, क्या कमी रह गई है। तो इसमें आपको क्या करना है कि इसमें आपको स्टेटस चेक करना। अब स्टेटस कैसे चेक करेंगे इसका भी वीडियो आपको मैंने बना दिया है, आप बहुत दूसरे जगह भी देख सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है। इसमें आप जब स्टेटस चेक कीजिएगा तो आपको जो ये मैसेज डिफिशेंसी का आया है उसमें आपको क्लियर लिखा हुआ है कि आपने जो क्लेम किया था उसमें आपका किस कमी के चलते आपका जो क्लेम है उसको रिजेक्ट किया जा रहा है या फिर फिलहाल अंडर प्रोसेस में रखा गया है। अब इसमें 3 तरह की परिस्थितियां हो रही हैं। एक तो जिन लोगों का डिफिशेंसी आया है लेकिन उनको अंडर प्रोसेस किया गया है, उसमें से कुछ लोगों का है कि अगर सारा कुछ मिलान हो जा रहा है मैनुअली CRCS के अधिकारियों के द्वारा तो उनको एक्सेप्ट कर दिया जा रहा है। कुछ लोगों का डिफिशेंसी में आने पर उनको अंडर प्रोसेस शो कर रहा है। अंडर प्रोसेस का मतलब है कि कुछ कमी जो पहले स्टेज में जांच में पाई गई है लेकिन नेक्स्ट स्टेज में उनका अभी जांच चल रहा है तो अंडर प्रोसेस है, उनके क्लेम को अभी रिजेक्ट नहीं किया गया है। और जिन कुछ लोगों को जिनका डिफिशेंसी का मैसेज आया है उसमें रिजेक्टेड दिखा रहा है। तो जिन लोगों का रिजेक्टेड फाइनली शो कर दिया है उन लोगों के लिए 30 दिन के बाद फिर से अप्लाई करने का एक ऑप्शन दिया जाएगा, लिंक दिया जाएगा। वो लोग फिर से उस कमी को दूर करके रीअप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का अभी अंडर प्रोसेस शो कर रहा है, डिफिशेंसी के मैसेज आने के बाद भी स्टेटस में, उन्हें अभी घबराना नहीं है। हो सकता है कि आने वाले 2-4-10 दिनों में उनको क्लियर कर दिया जाएगा, या तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा या नहीं तो फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब जैसा आएगा मैसेज उसके हिसाब से आपको काम करना है। तो ये दोस्तों ये मैंने समझाया कि डिफिशेंसी वालों को क्या करना है। उनको घबराना बिल्कुल नहीं है, उनको दोबारा अप्लाई करने का मौका मिलेगा। अब एक सवाल आ रहा है कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि उनका आधार कार्ड में जो नाम है अर्थात नेम मिसमैच का जो नाम है वो अलग है और जो बॉन्ड है उसमें नाम अलग है। तो इसमें सहारा के अधिकारियों का कहना है कि जिन लोगों का सर नेम मतलब जो टाइटल होता है अगर वो अलग अलग है, मिसमैच है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों का कुमारी है बाद में देवी हो गया है तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिन लोगों के नाम के कुछ स्पेलिंग में कुछ अंतर हो गया, जैसे कि मान लीजिए आप आई लिखते हैं बहुत सारे नाम में, जैसे राजीव में RAJI भी होता है, बहुत कोई RAJEE भी लिखता है, तो इस स्थिति में वो लोग भी क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जिनका नाम ही बिल्कुल अलग हो गया है, पूरा डिफरेंट नाम हो गया है, उन लोगों के क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। क्योंकि इसका कारण ये है कि प्रथम चरण में जब आप अप्लाई करते हैं तो ये कंप्यूटराइज्ड होता है, और कंप्यूटराइज होने की स्थिति में जब आपका नाम ही अलग हो जाएगा आधार कार्ड का और आपका बॉन्ड का, तब कंप्यूटर ही आपके नाम को छांट देगा। मैनुअली तो ये हो नहीं रहा है। तो इस स्थिति में आप अगर क्लेम करेंगे भी तो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा पोर्टल के द्वारा, और आप अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते। जो तो मैंने बता दिया कि किस तरह के नाम का मिसमैच है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते। एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो सवाल है सहारा क्यूसॉप कमर्शियल, सहारा रियल एस्टेट हाउसिंग जैसे 9 और कंपनियों का। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले भी बहुत सारा वीडियो इसको लेकर बनाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी क्या करंट स्थिति है। फिलहाल अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से यह है कि अभी जो मैटर चल रहा है
वो दिल्ली हाई कोर्ट में अभी पेंडिंग है। आप लोगों को पता ही है कि 18 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट में इससे संबंधित डेट था, लेकिन 18 अगस्त को मैं स्क्रीन पर आपको दिखा दूंगा कि जो केस करने वाले जो मतलब पिटिशनर है, पिटिशनर इसमें सहारा ही है, सहारा क्यूज ऑफ हाउसिंग ही है इसमें पिटिशनर, और अपोजिट पार्टी में भारत सरकार है। तो इसमें जो पिटिशनर थे उन लोगों ने ही डेट डिमांड किया था कि हमको एक तारीख दिया जाए। अब ऐसे में क्या हुआ कि मान लीजिए आप पिटिशनर है और आप ही तारीख मांग रहे हैं और अपोजिट में भारत सरकार है, तो वो लोग क्यों मना करेंगे डेट देने के लिए। तो ऐसी स्थिति में 18 अगस्त को इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और अगला तारीख दिया गया है 24 नवंबर। मतलब सहारा हाउसिंग क्यूज ऑफ रियल एस्टेट कमर्शियल वाला को जो केस दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है उसका नेक्स्ट डेट 24 नवंबर को तय किया गया है। तब तक सहारा क्यूज ऑफ और कमर्शियल और हाउसिंग रियल एस्टेट वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, उनको अभी कहीं अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक क्वेश्चन आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कि अप्लाई करते समय कुछ बॉन्ड छूट गया है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास 10 बॉन्ड था, आपने 8 का किया है चाहे 5 का किया है और कुछ बॉन्ड छूट गया है, तब दोबारा उस बॉन्ड को जोड़ने का फिलहाल पोर्टल पर कोई ऑप्शन नहीं है। अगर फ्यूचर में इस तरह का पोर्टल पर कोई सुविधा दी जाती है तब आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल तो अभी ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि आपको रीअप्लाई कर सकते हैं। तो जो छूट गया है सो छूट गया है, बाद में अगर कोई ऑप्शन आएगा तब आप उसके अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आ रहा है कि अप्लाई करने का लास्ट डेट क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या है कि अभी तक लगभग 1,30,00,000 से ज़्यादा निवेशकर्ता क्लेम कर चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिसंबर लास्ट तक 5,000 करोड़ रुपए निवेशकर्ताओं को रिफंड करने हैं। अब आप सोच लीजिए अगर हर निवेशकर्ता को 10-10 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं और 1,30,00,000 लोगों ने अभी तक क्लेम कर दिया है, तब इस हिसाब से अगर अभी आप करने भी जाएंगे तो फर्स्ट पहले आओ पहले पाओ वाला अगर सिस्टम लागू कर दिया गया तब शायद ही आपका नंबर आएगा। तो इस हिसाब से तो मान के चलिए कि अब लास्ट डेट अब होने ही वाला है। हो सकता है कि कुछ लोगों का रिजेक्ट किया जाए, तो इसलिए आपका हो सकता है। तो अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो तो अब 1,30,00,000 लोगों ने कर दिया है। ऐसे में अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द कर दें, क्योंकि अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और जो अमाउंट दिया जाने वाला है वो अमाउंट सिर्फ 5,000 करोड़ है। तो ऐसे में आपको जल्द से जल्द कर देना चाहिए। ऐसे जो नियम गवर्नमेंट ने बनाया है कि उन्हें अप्लाई करने के 45 दिन के अंदर पैसा मिलेगा, तो उस हिसाब से अगर 30 दिसंबर तक उनको पैसा मिलना है तो मान के चलिए कि 15 नवंबर लास्ट डेट होना चाहिए पोर्टल पर अप्लाई करने का। लेकिन इसके लिए कोई ऑथेंटिक और सरकारी जानकारी नहीं दी गई है, ये एक गणना और कैलकुलेशन है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है तब आप जल्द से जल्द इसको अप्लाई कर दें। अब एक सवाल डेथ क्लेम वालों बहुत पूछ रहे हैं कि जिन लोगों का जो निवेश करता है उनका डेथ हो गया है, तो वो लोग जो डेथ क्लेम वाले हैं जो उनके नॉमिनी है वो किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए अभी तक पोर्टल में बात हो रही थी कि सितंबर महीने में पोर्टल में डेथ क्लेम वालों के लिए कोई ऑप्शन खोला जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इसके लिए कोई अपडेट नहीं आया है, कोई ऑप्शन नहीं खोला गया है। अगर आपका डेथ क्लेम का कोई केस है तब आप उसके लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है वो बना कर रखिए। जिस दिन ऑप्शन खुलेगा उस दिन आप उस डॉक्यूमेंट के साथ आप क्लेम कर सकते हैं। अब पूछेंगे कि इसमें क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है एक नॉमिनी फॉर्म होता है जो आपको आधार के ऑफिस से, आधार बोल रहे हैं माफ़ कीजिएगा, सहारा के ऑफिस से मिल जाएगा। दूसरा एक होता है कि डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, जो मर गया उसका डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। और तीसरा एक एफिडेविट बनता है नॉमिनी के लिए। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट आप बना के रखिए, जब भी पोर्टल पर इस तरह का सुविधा खुलेगा डेथ क्लेम वाला, आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। अब एक सवाल आ रहा है कि नेपाल के नागरिकों के लिए, कि नेपाल के नागरिक जो लोग इन्वेस्ट किए थे तो वो लोग किस तरह से इसमें रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जिस समय सहारा में इन्वेस्टमेंट हो रहा था उस समय नेपाल के नागरिकों से भी इसमें इन्वेस्टमेंट कराया गया था, लेकिन फ़िलहाल
इसमें जो रिफंड की कार्रवाई हो वो सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा ही रजिस्ट्रेशन हो रहा है और नेपाल के नागरिकों के लिए आधार कार्ड नहीं बनेगा। तो इस स्थिति में जो लोग नेपाल के नागरिक हैं वो लोग फिलहाल इसके लिए रिफंड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग नेपाल के नागरिक है वो इंतज़ार करें कि शायद आने वाले समय में पोर्टल में सुधार करके आपको रिफंड करने का मौका दिया जा सकता है, लेकिन फ़िलहाल अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि इसमें जो मैच्योर्ड अमाउंट है उसको क्लेम में भरना है या फिर जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको भरना है। तो दोस्तों इसमें आपको डिपॉजिट अमाउंट भरना है, मैच्योरिटी अमाउंट नहीं भरना है। आपने जितना इन्वेस्ट किया है, जितना जमा किया है सहारा के अपने खाता में, उसी अमाउंट को क्लेम के रूप में भरना है। बाकी आपको तो मिलेगा 10,000 फिलहाल पहले, उसके बाद आपका चूंकि सारा रिकॉर्ड उसका है कि आपको कितना मिलना चाहिए मैच्योरिटी के बाद, तो उसमें आपको घबराना नहीं है। लेकिन जो अमाउंट भरना है उसमें क्लेम के लिए, उसमें आपको डिपॉजिट अमाउंट का ही क्लेम अमाउंट भरना है। अब एक क्वेश्चन जो वो भी पूछा जा रहा है कि जिन लोगों का मैच्योर्ड नहीं हुआ है उन लोगों को क्लेम वो लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, सरकार अब इसमें क्या कहती है नहीं कहती है उसको छोड़िए। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, मैं आदेश आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, आदेश में साफ कहा गया है कि निवेशकर्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए रिफंड किए जा रहे हैं। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि जो जिनका मैच्योर्ड हुआ है सिर्फ उन्हीं को दिया जाए। इसमें कहीं कोई जिक्र नहीं है मैच्योरिटी का। तो अगर आपका नहीं भी मैच्योर्ड हुआ है तब भी आप क्लेम कर दीजिए, क्योंकि आपका दावा तो बनता ही है। तो इस इंतज़ार में ना रहे कि मैच्योर्ड होगा तब हम करेंगे। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अंतर्गत आपको अगर मैच्योर्ड नहीं भी हुआ है तब आपको क्लेम कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज मैंने कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने की कोशिश की जो सवाल बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट करके पूछे थे। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई सवाल पूछना हो तब आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट एपिसोड में आपके सवालों को शामिल कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।